दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं उत्तरी पश्चिमी जिला के मुख्य प्रवक्ता और वार्ड 24N के संयोजक विकास भारद्वाज जी के पास। आप भाजपा से हैं। आज उनसे कुछ तीखे सवालों के साथ चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर पश्चिम का मुख्य प्रवक्ता और वार्ड 24N का संयोजक। विकास जी, आज दिल्ली के अंदर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। वार्ड 24 में भी आज जगह जगह प्रदर्शन किया गया, आप भी उसमें शामिल थे। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप ये प्रदर्शन करके जनता को और सरकार को? देखिए, जो दिल्ली की आज सरकार है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो गूंगा और बहरा है। उसको जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरते, विरोध प्रदर्शन नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, मटके नहीं फोड़ते, तब तक उसके कानों तक गूंज नहीं जाती। वो एक ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री है जिसने चुनाव से पहले के वादे और चुनाव के बाद की आज की जो अगर आप धरातल पे देखेंगे तो उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली में इससे पहले कोई इतना निकम्मा मुख्यमंत्री ना था और ना शायद ही होगा। जिस व्यक्ति ने चुनाव जब 2014, 13 और 14 में जब ये चुनाव लड़ने की बात आई तो उस टाइम पे इसने कहा था ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं मकान लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा। आज उसके काफिले में 12 गाड़ियाँ भी हैं। एक मकान की बजाय उसने 2 मकान इकट्ठे करके भी बना दिए हैं और उसने सारे साजो सामान, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज दिल्ली का सबसे भ्रष्ट और निकम्मा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने बिजली पानी तो मुफ्त दिया ही है जनता को, और अभी पीछे जो है इन्होंने स्कीम लेकर के आए थे कि लोगों के लाखों रुपए के जो बिजली के जो पानी के जो बिल हैं वो माफ़ किए दिल्ली सरकार ने। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिल्ली की जनता ना तो पानी माफ़ चाहती है और ना बिजली हाफ चाहती है। अब आप दिल्ली के देहात में चले जाओ, दिल्ली के अगर आप देहात में जाओगे तो वहाँ पर आज भी दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी आज भी वहाँ पे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के कट लगते हैं। आप बवाना चले जाओ, नरेला चले जाओ, मुंडका चले जाओ, दिल्ली देहात में आप किसी भी गांव में चले जाओ, कंझावला चले जाओ, किसी भी गांव में आप जाओगे 4 से 5 घंटे का कट आज नॉर्मल सी बात है। इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिजली दिल्ली में कटती है। देश की राजधानी होने के बाद भी लोग गर्मी में तड़प रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के कानों पे बिल्कुल भी जूं नहीं रेंग रही है। रही पानी की बात, तो पानी की इतनी ऐसी व्यवस्था है, कहने को साउथ दिल्ली है। आप साउथ दिल्ली की क्लस्टर में चले जाओ, साउथ दिल्ली की अभी आपने देखा होगा रोज आए दिन ANI भी डेली ट्वीट करता है, टैंकर के पीछे लोग भागते हैं और टैंकर के एक टैंकर आता है, 2 टैंकर आते हैं सारे दिन में और हजारों झुग्गियां उस एरिया में हैं। एक टैंकर के पीछे वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मार कुटाई होती है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लोग लाइन में लगे रहते हैं, जब जाकर उनको कहीं 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर पानी पीने के लिए मिलता है। और जो हमारे नलों में यहाँ पे पानी आ रहा है वो सारा पानी इतना दूषित पानी है। कोरोना, एक तो ऊपर से कोरोना और दूसरा ऊपर से दूषित पानी की गंदे पानी के कारण दुनिया भर की बीमारियां दिल्ली की जनता को हो रही हैं। एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि केजरीवाल सरकार बिजली हाफ और पानी माफ दे रही है, तो ये मैं एक जीता जागता सबूत अपने ही यहीं ऑफिस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप अभी वीडियो भी जूम करके एक बार लोगों को दिखाना। ये मेरे ऑफिस का बिल है। ये मात्र इसके अंदर आप देखो ध्यान से, ये ओरिजिनल बिल है। केजरीवाल जी झूठ भी नहीं बोल सकते। ये बिल ओरिजिनल भी मैं आपको दे दूंगा और NDPL से इसमें नाम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें एक बार आप दिखाओ, सिर्फ 20 यूनिट का बिल 820 रुपये के आसपास आया हुआ है। तो ये केजरीवाल जी की चोरी है और ये केजरीवाल जी की ठगी है। दिल्ली की जनता के साथ वो बेईमानी कर रहे हैं। सिर्फ 20 यूनिट का बिल 820 रुपये कैसे हो सकता है, इस चीज़ का जवाब मेरे को केजरीवाल जी से चाहिए। मात्र 20 यूनिट का, वो कह रहे हैं ना कि 200 यूनिट तक सब कुछ माफ़ है। तो अगर 200 यूनिट तक माफ़ है तो मेरा 20 यूनिट का बिल 820 रुपये कैसे आया? ये केजरीवाल जी से मेरा सवाल है। अच्छा विकास जी, आपके इस सवाल का जवाब जरूर केजरीवाल सरकार को देना चाहिए। और ये जो तथ्य सामने आया है
ये तो सबूत आपने सामने प्रस्तुत किया है। आप ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, आप एनडीपीएल से इसका रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस काम पे हम ज़रूर ध्यान देंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप भाजपा के प्रतिनिधि हैं। अभी तक का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे सरकार किसी की भी आई हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन मध्यम वर्ग का किसी भी सरकार ने ख्याल नहीं रखा आज तक। वो बेचारा हमेशा पिसता आया है। गरीब व्यक्ति को, जो मजदूर तबका है, उसको सरकार सहयोग दे देती है। अभी कोरोना काल के अंदर उन संस्थाओं ने सहयोग दे दिया, सरकार ने सहयोग दे दिया, रईस को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा मध्यम वर्ग पिसा, मध्यम वर्ग की एक मजबूरी रही। वो बेचारा किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकता और वैसे उसको कोई देने आएगा नहीं। तो मध्यम वर्ग के लिए, जिसे मिडिल क्लास हम बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के लिए किसी भी सरकार ने आज तक नहीं सोचा, चाहे कोई भी सरकार रही हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2014 से पहले की सरकारों ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और ये फैक्ट है, 100% फैक्ट यही है कि ऊपर और नीचे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाला निम्न जो वर्ग है उसको, आपने बताया, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, सरकारें भी हैं, वो मदद करती हैं, वो है, और मदद पहले भी होती आई और आगे भी होती रहेगी। लेकिन मोदी सरकार ने, अभी आपने कोरोना काल के बाद देखा, मोदी सरकार स्पेशल राहत पैकेज लेके आई, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज मोदी सरकार लेके आई। उसमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया वो मिडिल क्लास का ही रखा गया। मिडिल क्लास को 6 महीने तक के लिए लोन की रीपेमेंट से मोदी सरकार ने मुक्ति दिलवाई थी। जो लोन के ऊपर ब्याज लगा, उसके ऊपर जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था, वो मोदी सरकार ने पे किया। वो किसी भी एक आम आदमी, मिडिल क्लास व्यक्ति ने अपनी जेब से नहीं पे किया। उसमें आप रहे हो, मैं रहा हूँ, कोई भी रहा हो, हर व्यक्ति का जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था वो केंद्र सरकार ने पे किया। उस समय पे भी और आज भी मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने के लिए, लास्ट जो पहली वेव आई थी उसमें भी रहा था, और इस बारी भी आर्थिक सहायता के रूप में मोदी सरकार पैकेज लेके आई है। हमारी निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी विभाग देखती हैं, डिपार्टमेंट देखती हैं, उन्होंने अब फिर से भी दोबारा किया है। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ हो तो आपको भी बैंक से भी लेटर आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो आप बैंक में पता कर सकते हैं। अभी केंद्र सरकार ने एक योजना क्या बनाई है मध्यम वर्ग के लिए, अगले 2 साल तक मोरेटोरियम पीरियड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ना करके अगले 2 साल तक आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है। आप मार्च 2021 से लेके और मार्च 2023 तक आप अगर ईएमआई पे ना करना चाहें तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है। अगर आपका लोन सुचारू चल रहा है तो आपको सिर्फ बैंक में एक लेटर लिख के देना है कि मेरे को 2023 तक का मोरेटोरियम चाहिए। उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की भी बाद में बात होगी, जो भी होगा। लेकिन आपके ऊपर, मध्यम वर्ग का आपने सवाल उठाया, तो मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार के अलावा पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। मध्यम वर्ग के लिए भी, और अंत्योदय जो हमारा उद्देश्य है, भाजपा का जो उद्देश्य है अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय, वो भी भाजपा ही काम कर रही है। मध्यम वर्ग के लिए भी भाजपा ही काम कर रही है। ये कम छोटी बात नहीं है। 2 साल का मोरेटोरियम, 2 साल का लोन रिस्ट्रक्चर, ये मध्यम वर्ग के ही काम आएगा। लोन निम्न वर्ग है वो लोन लेता नहीं है, तो लोन निम्न वर्ग अगर किसी ने भी लोन लिया हुआ है तो वो कवर हो रहा है उसके अंदर, चाहे वो निम्न वर्ग है चाहे मध्यम वर्ग है। लेकिन अपर वालों को वो सुविधा नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सरकार ने कैपिंग की है। तो वो सारी सुविधाएं मध्यम वर्ग के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा बनाई हुई हैं। लेकिन ये आपने जो जानकारी दी जी, इसको आम जनता तक नहीं पहुंचाया गया, और ये सच्चाई है। ना कोई बैंक वाला इस बात को बताता है और ना ही किसी भी मध्यम वर्ग के लोगों को इस बारे में जानकारी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी रही कि ये सुविधा जनता तक पहुंच रही है केंद्र सरकार द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सुविधा क्या है, ये इनिशियल स्टेज पे है अभी। इसको अभी आरबीआई की तरफ से या जो भी बैंकों की तरफ से है, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। इसको अगले महीने में, 2 महीने के अंदर अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसको लार्ज स्केल पे फैलाया जाएगा।
बैंक आपके घर तक भी आपको लेटर भी भेजेंगे। अगर ये सुविधा आप अवेल करना चाहते हो तो ये सुविधा हर व्यक्ति के लिए दी जाएगी। हर कार लोन वाले के लिए, कंज्यूमर लोन वाले के लिए, हर हाउसिंग लोन वाले के लिए, हर किस्म के लोन के लिए आपको 2 साल का लोन रिस्ट्रक्चर का इसका नाम दिया गया है। लोन को आप रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। 2023 मार्च 2023 तक आप EMI से मुक्ति पा सकते हो। अच्छा विकास जी, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैनल की विशेषता है, हम तीखे सवाल आपसे ज़रूर करेंगे। बिल्कुल कीजिए। क्योंकि MCD के चुनाव आने वाले हैं 2022 में, और जहाँ तक एवरेज देखी जाए तो इस वक्त दिल्ली के अंदर भाजपा काबिज है MCD में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन संतोषजनक कार्य भाजपा के जो निगम पार्षद हैं अभी मौजूदा, वो भी नहीं कर पाए हैं। और अभी हाल ही में कोरोना काल के समय में MCD ने जो छोटे व्यापारी वर्ग है उनका जो ट्रेड टैक्स है वो 17% बढ़ा दिया, और जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेड टैक्स है वो 20 गुना बढ़ा दिया। तो ये कहाँ तक उचित है? क्या ये आम व्यापारी के ऊपर बड़ी मार नहीं है? आम व्यापारी के ऊपर बड़ी मार नहीं है। कारण क्या है कि आप MCD की रेवेन्यू की अगर हम बात करें, MCD का सारा डिपार्टमेंट देखिए, हेल्थ का सारा कूड़ा कचरा, नाली सफाई करनी, क्षेत्र की साफ सफाई का, सारी रख रखाव का, MCD के स्कूल भी हैं, डिस्पेंसरी भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। तो MCD का खर्चा जितना है 6-6 महीने 7-7 महीने से MCD के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं गई है। उसका कारण क्या है कि MCD की अपनी रेवेन्यू कोई भी नहीं है। MCD दिल्ली सरकार का ये एक हिस्सा है। तो दिल्ली सरकार की जो रेवेन्यू है उसका 12.5% MCD को देना होता है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना निकम्मा है, भारतीय जनता पार्टी की निगम की सरकार को फेल करने के लिए निगम की सरकार को फेल करने के लिए वो पिछले लगातार 6-7 साल से निगम का पैसा रोके हुआ है और लगातार निगम के पैसे को काट छांट कर करके देता है, जिसके कारण निगम उसने पंगु बना रखी है। और निगम ना तो कर्मचारियों को पैसा जा रहा है और ना क्षेत्र में कोई काम हो पा रहा है। अभी आपने कहा कि क्षेत्र की जनता निगम पार्षदों से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कैसे होगी? अगर हम अपने वार्ड 24 की बात करें, यहाँ पे 278 पार्क हैं और सिर्फ 8 माली हैं। अब उन 8 मालियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो नई अपॉइंटमेंट कहाँ से होगी? पहले तो उन 8 मालियों की तनख्वाह दी जाएगी तो नई भर्ती होगी। अब 8 मालियों की तनख्वाह देने के लिए निगम पे पैसा नहीं है तो और नई भर्तियाँ कहाँ से होंगी? तो निगम पार्षद के पास अपना फंड नहीं है। तो अब दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को ये चीज़ देखनी चाहिए कि निगम को उसका हक दे, जो उसके हक का पैसा है, जो संविधान में लिखा वो उसके अनुसार हक का पैसा दे तो निगम सुचारू रूप से कार्य करता रहे। अच्छा, अभी फंड की जहाँ तक बात आई तो निगम ने अभी सभी निगम पार्षदों का 2-2 करोड़ रुपया फंड बढ़ाया। तो वो फंड कहाँ से आया निगम के पास? आया कहाँ है? अभी वो फंड कागजों में बढ़ा दिया है। कागजों में बढ़ाने के बाद अभी किसी निगम पार्षद को पैसा अलॉट थोड़ी हुआ है। 2-2 साल 3-3 साल से पैसा जो काम निगम पार्षद निगम के ठेकेदारों ने कर दिया, वो आज तक उनके बिल नहीं मिले हैं। निगम के कर्मचारियों का पैसा नहीं मिला है। केजरीवाल जी की खासियत है, कागजों में उनसे कुछ भी करवा लो, कागजों में उनसे बस खरीदवा लो, कागजों में उनसे MCD बनवा लो, कागजों में उनसे कोई भी काम करवा लो। कागजों के माहिर हैं वो, कागज को खाना पूरी करके, और उन्होंने 2-2 करोड़ का फंड बढ़ा दिया। जो कि भी कर दिया, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। अच्छा, अब जो तीसरी वेव आने का चांस लग रहा है, जो अब चर्चा चल रही है, जैसे जिस हिसाब से बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं, तीसरी वेव अगर आ जाती है तो बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। अभी दूसरी वेव ने बहुत त्राही मचाई है पूरे देश भर में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जहाँ तक देखा जा रहा है, चाहे वो MCD हो या दिल्ली सरकार हो या जनता हो, सभी की एक जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? और दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनेगी इस तीसरी वेव को रोकने के लिए, और MCD की क्या जिम्मेदारी बनती है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दूसरी वेव आई थी, उस दूसरी वेव के अंदर भी दिल्ली सरकार तो फेल हो गई थी। हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री घर में छुप के एक उसने ट्वीट कर दिया कि मेरे को कोरोना हो गया, मैं होम क्वारंटाइन हो गया हूँ। जैसे ही दूसरी वेव चालू हुई वो होम क्वारंटाइन हो गया। दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री भी, सारे होम क्वारंटाइन हो गए। और दिल्ली की जनता को मरने के लिए, तड़पने के लिए इन्होंने छोड़ दिया। अपने हाल पर दिल्ली की जनता अपने हाल पर रह रही थी, जैसे तैसे। आपने ऑक्सीजन की हालत देखी दिल्ली में क्या हुई। राष्ट्रीय राजधानी होते हुए भी आप एक RTI लगाओ, RTI मैंने भी लगाई है। आप RTI लगाना, आपको पता चल जाएगा, आप भौचक्के रह जाएंगे। RTI में जवाब ये आया कि दिल्ली में पिछले 7 साल में केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बाद अभी तक एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं बना है।
तो दिल्ली केजरीवाल के लिए कितनी शर्म की बात है। पहला कोरोना आया, उससे भी केजरीवाल ने सबक नहीं लिया पहली वेव से। दूसरी वेव आने के बाद घर में दुबक के बैठ गए और फिर बाद में ऑक्सीजन की तराई तराई करने के लिए, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड रोज राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल सिर्फ ट्वीट खेलते रहे, काम कुछ भी नहीं किया। हर रोज आए दिन नई नई डिमांडें। जब 200 मीट्रिक टन से काम चल रहा था तो उन्होंने 700 मांगी, जब 250 से चल रहा था तो उन्होंने 1000 मांगी, और जब 250-300 से काम चल रहा था तो उन्होंने 1200 मीट्रिक टन की डिमांड कर दी। उनके कारण, इनकी उल्टी सीधी डिमांड के कारण दिल्ली और आसपास के जो एरिया हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, यूपी हुआ, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी ऑक्सीजन सुचारू नहीं जा पाई, क्योंकि आए दिन ये रोज इंटरव्यू कर करके ट्विटर पे मैसेज डाल के इसने भ्रामक स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण क्या हो गया, केंद्र सरकार की भी मजबूरी बन गई कि लगातार 1000 अगर ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे नहीं होगी तो तराई तराई होगी, लोग मरते रहेंगे। उसके कारण सरप्लस ऑक्सीजन जबरदस्ती इसने यहाँ पे स्टोर करके रखी, और वो सरप्लस ऑक्सीजन आम आदमी पार्टी के, भले ही वो अमानतुल्लाह खान हो, उन्होंने स्टोर की। हमारे वार्ड 24 से प्रदीप मित्तल हैं, उनके यहाँ पे भी दुनिया भर के सिलेंडर पकड़े गए। तो इन्होंने, इनके आदमियों ने वो स्टोरेज की और स्टोर करके वो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा इन्होंने किया। कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आपने देखा होगा, इन्हीं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खान चाचा रेस्टोरेंट जो चलाते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की। 12-14 हज़ार रुपये का कंसंट्रेटर इन्होंने 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में लोगों को दिया है। आज वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में भी है, मुकदमा भी उनके ऊपर चल रहा है। लेकिन बस दिल्ली का मुख्यमंत्री बेशरम मुख्यमंत्री है, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धरने करो, प्रदर्शन करो, दिल्ली की जनता जिए मरे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गया है तो वो मस्त है, दिल्ली का मुख्यमंत्री मस्त है, और दिल्ली की जनता पानी से भी त्रस्त है और बिजली से भी त्रस्त है और मूलभूत सुविधाओं से तो त्रस्त है ही है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो तीसरी वेव आने वाली है, जो बताया जा रहा है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की और एमसीडी की क्या तैयारी है? केंद्र सरकार की तैयारी ये है कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने 14 ऑक्सीजन प्लांट अभी रिसेंटली लगाए हैं, और अगले कुछ ही महीनों में और भी ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। लगभग 35 से 40 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। तो जो दूसरी वेव के अंदर दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की, वो समस्या प्रभु ने चाही तो वो समस्या नहीं आएगी। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं जाएगा, ये केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है। और निगम जैसा पहले भी करता आया है वो आगे भी करता रहेगा। निगम सारा साफ सफाई का हुआ, वेस्ट का हुआ, जो भी हुआ, आप देखो कोरोना काल में भी निगम का कर्मचारी घर घर जाके वेस्ट कलेक्शन करके लेके आया। निगम ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जो कोरोना वेस्ट को इकट्ठा कर रहा था, जान पे खेल के कोरोना वेस्ट को इकट्ठा किया और उसको डिस्पोज करने का काम निगम के कर्मचारियों ने किया। जी, अच्छा, कोई संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अब कम से कम आप जाग जाओ। ये झूठे वादे करने वाले व्यक्ति, जिसने आज तक किसी भी अपने वादे पे खरा नहीं उतरा है, इस झूठे वादे करने वाले व्यक्ति से कम अब आप जाग जाओ। आने वाले निगम चुनाव में जब तक आप दिल्ली की जनता इस जोर का तमाचा इस मुख्यमंत्री के मुंह पे नहीं मारेगी, तब तक ये झूठे वादे और झूठी ऐसी ही बातें करता रहेगा और दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भारद्वाज जी, आपसे ने बड़ा कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।